विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विजेंद्र वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा आनुवांशिकी, वंशागति, आनुवांशिक लक्षण, विभिन्नता, मेंडलवाद और मेंडलवाद का पुनर्खोज का। आज हम चैप्टर नंबर 3 में ही नेक्स्ट बात करने वाले हैं मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण। तो आज हमारा टॉपिक है मेंडल की सफलता के कारण। देखिए, नंबर 1 में बात करता हूं। हम इससे पहले अपन ये समझें कि मेंडल की सफलता के कारण हमने पढ़ा था कि 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके 16 वर्ष बाद सन 1900 में, कब? सन 1900 में 3 अलग अलग देशों के 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनके नियमों को खोजा। ठीक है ना? और इसी को क्या कहते हैं? मेंडलवाद का पुनर्खोज काल कहते हैं। क्योंकि उस समय जब ये प्रयोग कर रहे थे, उस समय इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस समय पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के बारे में खोज चल रही थी। लेकिन इनके मरने के 16 वर्ष बाद जब इनकी तरफ ध्यान दिया गया तो पाया कि ये नियम बहुत ही उपयोगी थे। ये वंशागति के, आनुवंशिकता के जो नियम थे ये बहुत उपयोगी थे। तो इसकी सफलता का राज क्या था? क्या कारण था कि मेंडल सफल हुए? तो उसका नंबर 1 था कि मेंडल ने केवल एक समय में, याद रखना कि मेंडल ने एक समय में केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक समय में, यानी कि एक बार में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ठीक है, फिर से सुनना। मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। उन्हें नंबर 2 पे बात करता हूं कि उन्होंने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का, उन्होंने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण किया। और थर्ड है कि मेंडल ने पादप का चयन सावधानी पूर्वक किया। मेंडल ने पादप का चयन सावधानी पूर्वक किया। मेंडल ने कौन सा पादप का चयन किया था? उद्यान मटर का, पाइसम सैटाइवम। इन्होंने उद्यान मटर का ही चयन क्यों किया, यह हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। एक बार फिर से देखिए, मेंडल की सफलता के निम्न 3 कारण थे। निम्न कारण है कि मेंडल ने एक समय में केवल एक लक्षण की वंशागति का ही अध्ययन किया। एक समय में अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन न करके केवल एक लक्षण को ही अच्छी तरह उसका अध्ययन किया। और जिसका अध्ययन किया, जो भी लक्षण जिसके बारे में उन्होंने पढ़ा, उसका सांख्यिकी विश्लेषण भी किया। और थर्ड पे उन्होंने पादप का चयन भी बड़ी सावधानी पूर्वक किया। ये 3 कारण थे मेंडल की सफलता के। नेक्स्ट में बात करता हूं कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन ही क्यों किया। उसका कारण क्या था कि मेंडल ने मटर का पौधा ही चुना। नेक्स्ट आता है, मेंडल ने मटर के पादप का
चयन किया क्यों? क्वेश्चन भी है और पूछा भी जाता है एग्जाम में कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही अपने प्रयोगों में मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन किया, या अपने प्रयोग मेंडल ने मटर के पादप पर ही किए क्यों? ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने अन्य पौधों का चयन नहीं किया? तो इसका नंबर 1 है कि मटर एक वर्षीय पौधा होने के कारण। आंसर की बात कर रहा हूं मैं कि मटर एक वर्षीय पादप होने के कारण एक समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। मटर एक वर्षीय पादप होने के कारण एक समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया। मेंडल ने क्या किया कि मटर का पौधा चुना। मटर क्या है? एक वर्षीय पादप होता है, और एक वर्षीय पादप होने के कारण एक साल में, एक वर्ष में उन्होंने अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया। नंबर दूसरा देखो, मटर है उसके पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? द्विलिंगी पुष्प। ये द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? सुनना, जब उसमें पुंकेसर यानी कि नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में होते हैं तो ऐसा पुष्प कहलाता है द्विलिंग। क्या कहलाता है? द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। और द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण द्वारा, देखो द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण द्वारा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड पे मैं बात करूं कि विपुंसन क्रिया द्वारा, किस क्रिया द्वारा? विपुंसन क्रिया द्वारा कृत्रिम परागण, कौन सा परागण? कृत्रिम परागण करवाया जाता है। विपुंसन क्रिया द्वारा कृत्रिम परागण कराया जा सकता है। आसानी से कृत्रिम परागण किया जा सकता है। ठीक है, कृत्रिम परागण कराया जा सकता है या किया जा सकता है। और तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नंबर 4 पे है। 4 नंबर का जो कार्य है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मटर में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। मटर में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, मटर में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। ये 4 कारण थे कि मेंडल ने मटर का ही पादप का चयन किया। ये 4 कारण थे। फिर से सुनना बड़े ध्यान से कि मटर एक वर्षीय पादप है, एक साल, एक वर्ष में, ठीक है ना, एक वर्षीय पादप है होने के। एक वर्षीय का मतलब ये नहीं है कि एक साल, एक साक लेता है, साल नहीं, वर्ष नहीं लेता, एक साक में, यानी एक वर्ष में अपन 2-3 फसल उगा लेते हैं। इसी प्रकार मटर एक वर्षीय पादप होने के कारण एक साल में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा देखिए, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण द्वारा, देखो स्वपरागण, देखो किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरना कहलाता है स्वपरागण।
एक ही पुष्प के मध्य परागण कराया जा सकता है, ठीक है ना। तो जब स्वपरागण होता है तो स्वपरागण का मतलब एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, ठीक है ना। तो शुद्ध वंश क्रम प्राप्त किया जा सकता है स्वपरागण द्वारा, जबकि परपरागण द्वारा, परपरागण क्या होता है, एक पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तो उनमें शुद्ध वंश क्रम प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इससे क्या किया जा सकता है, क्योंकि इसमें देखो होता क्या है, ये द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है तो इसमें स्वपरागण होगा, और इसमें परपरागण भी कराया जा सकता है। देखो इसमें स्वपरागण और परपरागण कराया जा सकता है। और कैसे कराया जा सकता है, नंबर 3 पे बात करता हूं मैं, विपुंसन। विपुंसन क्या होता है, देखो पुष्प का कलिका अवस्था में ही, पुष्प जब कलिका अवस्था में ही होता है, बंदी होता है, तो कलिका अवस्था में ही पराग कणों को चिमटी की सहायता से हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। फिर से सुनना एक बार, मैं लिख देता हूं कि कलिका अवस्था में पुष्प के पुंकेसर को चिमटी की सहायता से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। तो विपुंसन द्वारा क्या करते हैं कि चिमटी की सहायता से परागकणों को हटा देते हैं। अब परागकण हटा देंगे तो क्या बचेगा, उसमें पुंकेसर हटा देंगे तो क्या बचेगा, पुंकेसर को हटा देते हैं, सॉरी, तो पुंकेसर हटा देंगे तो क्या बचेगा, स्त्री केसर। और उस स्त्री केसर का अब इस पुष्प का मादा पुष्प के रूप में चयन किया जाता है और इसको थैली से ढक दिया जाता है, जिसको बोलते हैं थैलीकरण। अब इसके ऊपर वांछित परागकण गिराया जाता है, और वांछित परागकण जब इसके ऊपर डालते हैं तो वांछित बीज प्राप्त होता है, वांछित पौधा प्राप्त होता है। उसके बाद में जब वो बीज उगेगा तो नया पौधा, वांछित फल प्राप्त होता है, ठीक है। तो विपुंसन क्रिया द्वारा कृत्रिम परागण कराया जा सकता है। और लास्ट है कि मटर में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं कि एक ही लक्षण के 2 जीन होते हैं, 2 विकल्प होते हैं। एक लक्षण के 2 विकल्प होते हैं, जैसे लंबा, तो लंबा को अपन किससे लिखता है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। बोना, बोना को कैसे लिखता है, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो एक ही लक्षण के 2 विकल्प होते हैं तो अपन को उसको बोलते हैं विपर्यासी। तो देखो मटर में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं इसमें विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं। तो मेंडल, याद रखना, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। कितने जोड़ी, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। देखिए मेंडल ने अपने प्रयोगों में सात जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। कितने लक्षण, 7 जोड़ी, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। वो कौन कौन से थे, देखिए बात करता हूं। सबसे पहले अपन बात करें क्रम संख्या, फिर बात करते हैं पादप का लक्षण, और पादप के 2 हैं प्रभावी लक्षण, और नेक्स्ट में बात करूं अप्रभावी लक्षण। देखो प्रभावी और अप्रभावी 2 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षण, पादप के 7 लक्षणों का चयन किया, उनके 2 विपर्यासी लक्षण चुने, प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। सबसे पहले मैं बात करूं क्रम संख्या 1 पर, तो वो आता है पादप की ऊंचाई।
पादप की ऊंचाई। ऊंचाई की बात करूं तो प्रभावी लक्षण होता है लंबा, ठीक है ना, और अप्रभावी होता है बौना। तो लंबा लक्षण होता है प्रभावी पादप लंबा, और अप्रभावी लक्षण है पादप कैसा हो सकता है, बौना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करूं पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति, तो पुष्प की स्थिति दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कक्षीय स्थिति और एक होती है अग्रस्त। तो कक्षीय जो स्थिति है वो कक्षीय स्थिति प्रभावी, और अग्रस्त जो स्थिति है, अग्रस्त स्थिति कैसी होती है, अप्रभावी होती है। और थर्ड नंबर पे मैं बात करूं, थर्ड जो लक्षण है वो आता है फली की आकृति। फली की आकृति, तो फली की आकृति, देखो फली की आकृति की मैं बात करूं यहाँ तो दो चीजें चुनना। फली की आकृति की मैं बात कर रहा हूं परिपक्व फली की, और दूसरा मैं बात करूंगा अपरिपक्व फली का रंग की, ठीक है ना। अपरिपक्व फली का रंग, ये कैसी फली है, परिपक्व फली है। परिपक्व फली की आकृति, परिपक्व फली कैसी होती है, फूली हुई। तो प्रभावी लक्षण है फूली हुई, और अप्रभावी लक्षण है सिकुड़ी हुई। कैसी है, सिकुड़ी हुई। नेक्स्ट में बात कर रहा हूं अपरिपक्व फली का रंग। अपरिपक्व फली का प्रभावी रंग कैसा होता है, हरा। कैसा होता है, अपरिपक्व फली कैसी होती है, हरी होती है, लेकिन अगर परिपक्व हो जाए तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला। तो ये क्या है, अप्रभावी रंग है, पीला। कितने हो गए, 4 पादप की ऊंचाई, लंबा, बौना। पुष्प की स्थिति के आधार पर कक्षीय प्रभावी लक्षण है, और अग्रस्त। कक्षीय का मतलब है, देखो पादप के ये जो पर्ण है, पर्ण के यहाँ से अगर कक्ष में से अगर पुष्प निकलता है तो उसको बोलता है कक्षीय पुष्प, और शीर्ष पे जो पुष्प होता है तो उसको बोलता है अग्रस्त पुष्प। नेक्स्ट है परिपक्व फली की आकृति। तो परिपक्व फली की आकृति में प्रभावी लक्षण है फूली हुई, और अप्रभावी लक्षण है सिकुड़ी हुई। और नंबर 4 पे बात करूं तो अपरिपक्व फली का रंग होता है हरा, और अप्रभावी होता है पीला। नेक्स्ट बात करते हैं पुष्प का रंग। देखिए पुष्प का रंग, मटर में 2 प्रकार के पुष्प आते हैं। बैंगनी जो पुष्प होता है वो प्रभावी, और सफेद प्रकार के जो पुष्प होते हैं वो कैसे हैं, अप्रभावी। नेक्स्ट में बात करता हूं 6 नंबर पे बीज की आकृति। किसकी आकृति, बीज की आकृति। और बीज की आकृति कैसी होती है, बोलिए, प्रभावी लक्षण है इसका गोलाकार। दिखाई दे रहा है, यानी दिखाई दे रहा है गोलाकार। और अप्रभावी लक्षण होता है इसका झुर्रीदार। नेक्स्ट में बात करूं लास्ट जो 7 नंबर के लक्षण है, मैं ऊपर लिख देता हूं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। 7 नंबर का लक्षण है बीज का रंग। और बीज का रंग कैसा है, बीज का रंग होता है पीला, और अप्रभावी लक्षण कैसा होता है इसका, हरा। तो इस प्रकार कितने लक्षणों का चयन किया, यहाँ पे 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया गया, जिसमें नंबर 1 था, एक बार फिर से देखिए, पादप की ऊंचाई। प्रभावी लक्षण है लंबा, अप्रभावी लक्षण बौना। उसकी स्थिति प्रभावी लक्षण कक्षीय, और अप्रभावी लक्षण अग्रस्त। परिपक्व फली की आकृति फूली हुई, प्रभावी, और अप्रभावी सिकुड़ी हुई। अपरिपक्व फली का रंग हरा, और अप्रभावी होता है पीला। पुष्प का रंग, देखो पुष्प का रंग बैंगनी, और अप्रभावी कैसा होता है, सफेद। बीज की आकृति प्रभावी गोलाकार, और अप्रभावी झुर्रीदार। ठीक है। लास्ट जो बात करता हूं मैं बीज का रंग, तो बीज का रंग होता है पीला प्रभावी, और हरा होता है अप्रभावी। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।